हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की जो ये मेरी वीडियो है, इस वीडियो में हम अपने FASB के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम अपनी कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 7 और 8 को स्टडी करेंगे, जिससे हमारा जो ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है FASB का, वो कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 7 है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट है। बच्चों को ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स यूज़ होती हैं, इसीलिए बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लगती हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक FASB की बाकी स्टेटमेंट्स को स्टडी नहीं करा है, उसको भी ज़रूर स्टडी करना, क्योंकि इन स्टेटमेंट की प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आपको तभी होगी जब आप एटलीस्ट एक बार इनको अच्छे से सुनेंगे। चलिए अब हम अपनी आज की कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 7 है हमारी, उसमें हम दो एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। एक है हमारा कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन और एक है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों का एक बार मीनिंग क्लियर कर दूंगी कि कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है। कैश फ्लो हम सब जानते हैं, कैश फ्लो में हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं, मींस कैश का इनफ्लो हो रहा है और कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, कैश आ भी रहा है फॉर्म में और फॉर्म से कैश जा भी रहा है। कैश बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर एक बिज़नेस के लिए। ठीक है, बिज़नेस में बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें कैश चाहिए। अब कैश हमारे पास ऑपरेटिंग के थ्रू भी हो सकता है, फाइनेंसिंग के भी और इन्वेस्टिंग के भी। ऑपरेटिंग हम सब जानते हैं कि हमारी जो कोर एक्टिविटीज़ होंगी प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड, उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेंगे। और फाइनेंसिंग जैसे शेयर्स के साथ हम डील कर रहे हैं, शेयर्स डिबेंचर्स को इशू हो रहे हैं, वो जिनसे फर्म में कैश का इनफ्लो आ रहा है या फिर उनको रिडीम किया जा रहा है और वहाँ से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ऐसे ही हमारे पास होती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मींस कि हमने परचेज़ करी है कोई बिल्डिंग या फिर कोई एसेट को हमने परचेज़ करा है, वहाँ से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। हमने कोई एसेट सेल करा है जहाँ से कैश का इनफ्लो हो रहा है। हर एक एस्पेक्ट जो कैश के साथ रिलेट करता है, हमने उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, जिससे हम एक लॉजिकल गुड वैलिड डिसीजन ले पाएँ। उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो होती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, जिसमें हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं और उसको हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं अपने कैश इनफ्लोज़ या फिर आउटफ्लोज़ को चेक करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्म है जो इस स्टेटमेंट में यूज़ होती है, वो है प्रेजेंट वैल्यू मेजरमेंट। स्टूडेंट्स को प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता। वो थोड़ी देर के लिए जिन्होंने जैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए याद कर लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है, या फिर एज इट इज़ लाइन को रट लेते हैं, उन्हें क्लियर ही नहीं होता। जैसे कि हम कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन में हो आप, तो ग्रेजुएशन में आपने एक चैप्टर करा होगा टाइम वैल्यू। ऐसे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो उसमें भी आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू का एक पार्ट है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ज़्यादा तो मैं इसको डीपली यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको एक इसका मीनिंग ज़रूर क्लियर कर दूँगी कि प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है। हम जो अपनी स्टेटमेंट्स को जब प्रिपेयर करते हैं, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट वैल्यू को यूज़ नहीं कर रहे, मीन्स कि हम विदाउट प्रेजेंट वैल्यू ही चल रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आज एक एसेट है, उसकी वैल्यू 5 लाख है। ठीक है, वो जो एसेट है वो आज भी 5 लाख का ही है और 5 साल के बाद भी वो एसेट 5 लाख का ही होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने प्रेजेंट वैल्यू को यूज़ नहीं करा। ठीक है, मेरे पास एक अमाउंट है ₹5000। ठीक है, अब वो 5000 चाहे कल ड्यू हो या फिर आने वाले 5 साल के बाद ड्यू हो, वो हमेशा 5000 ही रहेगा। इट मीन्स हमने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू को यूज़ नहीं करा। अब बात आती है कि प्रेजेंट वैल्यू को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास प्रेजेंट में ₹1000 हैं। ठीक है, प्रेजेंट में मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, और अगर मैं इसको
1100 बनाना है मुझे, तो मुझे एटलीस्ट इसको 10% के इंटरेस्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट को अगर मैं 10% पर करूं, फिर मुझे 1100 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर रिसीव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो 1000 है यहाँ पर मेरे पास, ये है मेरा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, कि आज मेरे पास 1000 रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए। मैं चाहूँ तो इसको इन्वेस्ट कर सकती हूँ, चाहूँ इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं इसको इन्वेस्ट करती हूँ इसको, तो मुझे 1100 रिसीव होगा 1 साल के बाद, ठीक है। ये जो 1100 है मेरा यहाँ पर, ये होगा मेरा यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको बोलते कैसे हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे 1100 है, मैं बोलूँगी 1100 इज़ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1000, ठीक है। अगर मैंने प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से बोलना हो तो मैं बोलूँगी 1000 इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, 1000 इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1100, ठीक है। आई होप आपको अब यहाँ पे क्लियर होगा कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होगा, कि अगर हमने आज 1000 इन्वेस्ट करा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि 1 साल बाद मुझे 1000 ही मिलेगा, ठीक है। मुझे इससे ज़्यादा अमाउंट भी रिसीव हो सकती है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। आई होप आपको अब ये क्लियर होगा कि प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है। ये जो स्टेटमेंट है हमारी, स्टेटमेंट नंबर 7, ठीक है, इसने मेजरमेंट के साथ रिलेटेड इश्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करी। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। जब भी हम अपने जो हमारे पास आइटम्स हैं या फिर हमारी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जिनको हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्लेस करना है, हमने उनको रिकॉग्नाइज़ कर लिया, ठीक है। उस रिकॉग्निशन के बाद हमने उन एलिमेंट्स को, उन आइटम्स को मॉनेटरी वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है, जिससे हम उनको अपनी बैलेंस शीट या फिर अपनी जो इनकम स्टेटमेंट है, हम उसमें उनकी वैल्यूज़ को शो कर पाएँ। वो जो वैल्यूज़ हमने उनको असाइन करनी है, उस वैल्यू को हम मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है, इसने मेजरमेंट के रिगार्डिंग जो इश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करी, और रिकॉग्निशन के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज थी, डाउट्स थे, तो इसने उनको बिल्कुल भी यहाँ पर हैंडल नहीं करा। इस स्टेटमेंट के जो फाइनल रिजल्ट्स हैं, मीन्स जो भी कंक्लूजन्स इस स्टेटमेंट से हमारे पास आए, उनको हम 3 एस्पेक्ट्स में यूज़ करते हैं। एक है हमारा मेजरमेंट एट इनिशियल रिकॉग्निशन, नेक्स्ट इज़ फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट, और थर्ड है हमारे पास अमॉर्टाइजेशन टेक्निक्स बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज आप सबको क्लियर ही होगा कि फ्यूचर में हमारे कैश फ्लोज क्या हो सकते हैं, फ्यूचर में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लोज क्या हो सकते हैं जो हमारे एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज। अब यहाँ पर मैं आपको पहले इन तीनों एस्पेक्ट्स का मीनिंग क्लियर करवाऊंगी कि मेजरमेंट एट इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होता है, फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट क्या है, और अमॉर्टाइजेशन टेक्निक्स क्या है। अमॉर्टाइजेशन टेक्निक्स आपको पता होगी क्योंकि ये हमने पहले भी टर्म पढ़ी हुई है। इनिशियल रिकॉग्निशन और फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट वो आपके लिए न्यू टर्म्स हैं। अब हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। मेजरमेंट एट इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, जब हमने उनको इनिशियली या फिर उनको फर्स्ट टाइम जब हमने रिकॉग्नाइज़ करा, उस टाइम पर हम उनकी वैल्यू को मेज़र करते हैं। मेज़र का मीनिंग मैंने आपको बताया कि हमने उनको मॉनेटरी वैल्यूज़ असाइन करनी है एट इट्स फेयर वैल्यू, उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट एट इनिशियल रिकॉग्निशन। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि फेयर वैल्यू क्या होता है। फेयर वैल्यू एक प्राइस होता है जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स में डिसाइड होता है। मार्केट पार्टिसिपेंट मींस हमारे जो बायर्स एंड सेलर्स हैं, एक सर्टन डेट पर वो एक अमाउंट डिटर्मिन करते हैं कि अगर वो एसेट को सेल कर रहे हैं तो उसके लिए कितनी अमाउंट रिसीव होगी, या फिर अगर वो अपनी लायबिलिटी को पे कर रहे हैं, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी अमाउंट पे होगी। यहाँ पर वो उस अमाउंट को, चाहे वो रिसीव करनी है या फिर उसको पे करना है, उसको डिटर्मिन करते हैं, उसको हम फेयर वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट जो इसमें टर्म आती है वो है फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट। फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट को हम रीऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। इनिशियल रिकॉग्निशन हो चुकी है, उसको फॉलो करेगी हमारी
फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट। ध्यान रखना है आपने हमेशा, पहले इनिशियल रिकॉग्निशन परफॉर्म होगी, उसके बाद ही हम फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट को कैरी कर सकते हैं। फॉलोइंग इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी टू डिटर्मिन न्यू कैरिंग अमाउंट्स, कि हमने नई अमाउंट्स को अब कैरी करना है, उसके लिए हम अब फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट को परफॉर्म करेंगे। फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट है वो कंपनी को अलाउ करती है कि वो लीगल रीऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी है अब जिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो अपने उनके पास जो भी प्रायर रिकॉर्ड्स होंगे अकाउंटिंग के, वो उनको डिलीट कर देगी, उनको इरेज कर देगी और नए तरीके से, नए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की हेल्प से दोबारा से अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेगी। इसको और इजी वे में मैं आपको समझाती हूँ। कई बार जैसे कुछ फर्म्स होती हैं वो इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाती हैं, ठीक है। इनसॉल्वेंट के डिक्लेयर होने के बाद कोर्ट एक ऑफिशियल पर्सन को अपॉइंट करता है और वो पर्सन की अब ड्यूटी होती है कि उसने शुरू से वो इनसॉल्वेंट कंपनी के अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, उनको दोबारा से चेक करना है। कोर्ट के उस ऑफिशियल को अपॉइंट करने से पहले कंपनी खुद एक बार दोबारा अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेगी, उसी को हम बोलते हैं फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट। आई होप आपको अब क्लियर होगा कि कोर्ट ने अभी ऑफिशियल अपॉइंट नहीं करा, ठीक है, फर्म इंसॉल्वेंट हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने अभी एक ऑफिशियल को अपॉइंट नहीं करा। उस ऑफिशियल के अपॉइंट होने से पहले ही कंपनी ने नए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज़ करके अपने एक बार दोबारा अकाउंट्स प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास अमॉर्टाइजेशन टेक्निक्स। अमॉर्टाइजेशन टेक्निक के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा अकाउंट्स में। अमॉर्टाइजेशन टेक्निक होता है कि प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और पेइंग ऑफ डेट। हमारे पास जो लोन है हमने उनको रिड्यूस करना है, हमारे पास जो डेट है हमने उनको पे करना स्टार्ट करना है विद द रेगुलर पेमेंट्स, उसको हम अमॉर्टाइजेशन बोलते हैं। जब भी हम अमॉर्टाइजेशन की बात करते हैं हम इसको 2 एस्पेक्ट्स से स्टडी करते हैं। पहला हमारा ये होता है कि हमारे पास जो लोन्स हैं हमने उनकी पेमेंट करनी स्टार्ट करनी है, जिससे वो जो लोन है वो ख़त्म होने शुरू हो जाए, ठीक है। दूसरा होता है एज एन इनटैंजिबल एसेट्स। हम अमॉर्टाइजेशन को यूज़ करते हैं अपने इनटैंजिबल एसेट्स के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे डेप्रिसिएशन है, इट इज़ यूज्ड फॉर इनटैंजिबल एसेट्स डिक्लाइनिंग देयर वैल्यू, दैट इज़ जैसे हमारी डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है। जब भी हम अपनी पेमेंट्स रीपेमेंट्स हमने करनी होती हैं अपने लोन्स की, हम उसके लिए एक शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं एक टाइम पीरियड के लिए, और उस टाइम पीरियड में हम रेगुलर उनकी पेमेंट्स करते हैं जो भी हमने डिटर्मिन करी होती हैं या जिस अकॉर्डिंग हमने अपना शेड्यूल बनाया होता है। वो जो पेमेंट्स होती हैं वो हम इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है फैक्ट्स इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 7, कि ये जो कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 7 है उसमें हम मेन ये 8 पॉइंट्स हैं, इनको स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इनको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर जस्ट इनकी एक बार हेडिंग्स बता देती हूँ। प्रेजेंट वैल्यू इन अकाउंटिंग मेजरमेंट क्या होती है, ये हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बहुत सारे फैक्टर्स को हमें इसमें डिस्कस करना पड़ता है। फर्म्स की जो क्रेडिट स्टैंडिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है कि फर्म किस तरह से अपनी लाइबिलिटीज़ को मेजर करती है। मेजरमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ के टाइम क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मार्केट प्राइस का क्या रोल है इस स्टेटमेंट में, फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट कौन से सर्कमस्टांसेस में होती है, या फिर अनसर्टेनिटी क्या है हमारे एस्टिमेटेड कैश फ्लोज के, ठीक है। अब हम इनको इसमें पढ़ेंगे 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन आपको जस्ट बेसिक टर्म्स इसमें क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट है इसमें प्रेजेंट वैल्यू इन अकाउंटिंग मेजरमेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, कि आज की जो टाइम मतलब आज की जो वैल्यू है मेरे पास, मीन्स जैसे मेरे पास आज 1000 रुपये है, 1000 रुपीज़ है, मुझे फ्यूचर में 1100 चाहिए, तो मैं आज के टाइम में प्रेजेंट में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करूँगी कि मुझे फ्यूचर में 1100 मिले, उस अमाउंट को हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का मेन फोकस क्या है कि हमारे पास जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं उनको हमने कैप्चर करना है, ठीक है। उसके लिए हम अपने प्रेजेंट वैल्यू को यूज़ करते हैं। इसमें भी यही एग्जांपल चलेगी कि अगर मेरे पास ₹1000 है,
अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू को यूज़ नहीं करूँगी तो वो ₹1000 टुमारो भी 1000 ही रहेगा जब वो ड्यू होगा, और 5 या फिर 10 ईयर्स के बाद भी वो 1000 ही रहेगा अगर हम प्रेजेंट वैल्यू को यूज़ नहीं करते। एस्टिमेटेड कैश फ्लोज का मतलब क्या होता है कि कोई भी जब हमने एक प्रोजेक्ट को कैरी करना होता है, ठीक है, या फिर हमने फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट को रन करना है, हम प्रेजेंट में ही ये सोच लेते हैं, एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि फ्यूचर में हमें उस प्रोजेक्ट से कितनी अमाउंट रियलाइज़ होगी, उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड कैश फ्लोज। ठीक है, अब जब एक्चुअल में हमें जो अमाउंट रिसीव होगी वो एस्टिमेटेड से ज़्यादा भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। प्रेजेंट वैल्यू बहुत सारे ना ऐसे अनसर्टेन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू हमें वो डिफरेंट जो हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ हैं उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें टू प्रोवाइड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हर एक फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर जो भी उसके जनरल पर्पस यूज़र्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम प्रेजेंट वैल्यू को यूज़ करते हैं अपनी रिपोर्टिंग के लिए, उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे नोटिसेबल या फिर ऑब्जर्वेबल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के साथ अटैच होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू हमें उन एट्रीब्यूट्स के रिगार्डिंग रिलायबल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट वैल्यू एब्सेंट होगी तो हो सकता है कि जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी अनसर्टेनिटीज़ जो इस टाइम आकर अफेक्ट कर रही हैं, हमें उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ना मिले। इसलिए प्रेजेंट वैल्यू को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कशन रिगार्डिंग फैक्टर्स। डिस्कशन रिगार्डिंग फैक्टर्स का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं जो हमारी जो पोजीशन है उसको आकर अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने अमोर्टाइजेशन मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, उस टाइम पर भी हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली आकर हमें अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इंटरेस्ट मेथड एलोकेशन है, उसको भी बहुत सारे फैक्टर्स इस टाइम आकर अफेक्ट कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 7, ये हमें उन अनसर्टेनिटीज़, उन फैक्टर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन अराइज होगा कि इंटरेस्ट मेथड एलोकेशन का मतलब क्या होता है। जो इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड है, ठीक है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड जिसको बोला जाता है वो है डिस्काउंटर बॉन्ड। The effective interest method in an accounting practice used to discount a bond, मतलब डिस्काउंट अ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड को डिस्काउंट करने के लिए हम जिस मेथड को यूज़ करते हैं वो होता है हमारा इंटरेस्ट मेथड एलोकेशन। It refers to those adjustments to the assets and liabilities that are determined using the present value। ठीक है, इंटरेस्ट मेथड एलोकेशन की हेल्प से हम बहुत सारी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में, जिनको हम डिटर्मिन करते हैं यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू। अब डिस्काउंट ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट ऑफ बॉन्ड हम इशू करते हैं, या तो उसको उसके फेस वैल्यू पर इशू कर सकते हैं, या फिर लेस देन दैट्स, मतलब या फिर उसकी जो फेस वैल्यू उससे कम प्राइस पर भी हम उसको इशू कर सकते हैं। जब हम इंटरेस्ट मेथड एलोकेशन को भी इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स उसको आकर डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट से हमें उन फैक्टर्स के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्म्स क्रेडिट स्टैंडिंग। क्रेडिट स्टैंडिंग का मीनिंग आप सबको क्लियर होगा। क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब होता है कि एक फर्म है जो वो कितनी एफिशिएंटली, इफेक्टिवली अपने सभी ऑब्लिगेशंस को, अपनी सभी लाइबिलिटीज़ को, अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर रही है। जितनी अच्छे से वो अपनी लाइबिलिटीज़ को, ऑब्लिगेशंस को पे करेंगी, उतनी ही ज़्यादा उनकी गुडविल होगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस की जो क्रेडिट स्टैंडिंग होती है वो बिज़नेस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जामिन करती है कि लाइबिलिटीज़ को वो जो फर्म है वो किस तरह से मेजर करती है, उन लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग फर्म की क्रेडिट स्टैंडिंग क्या है। ठीक है,
फर्म अपनी लाइबिलिटीज़ को मेजर किस तरह से कर रही है, इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम उनका क्या स्टेटस है, या फिर फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट अगर कर रही है, मीन्स अगर कंपनी इनसॉल्वेंट हो गई है या फिर कंपनी ने अपने पुराने रिकॉर्ड्स को इरेज करके नए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज़ करके अपनी लाइबिलिटीज़ को मेजर करना स्टार्ट करा है, तो उस टाइम पर फर्म का क्रेडिट स्टेटस क्या है, ये स्टेटमेंट हमें उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बोर्ड के जो क्या कंक्लूजन्स हैं इस क्रेडिट स्टैंडिंग के रिगार्डिंग, हमें उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। हम अपनी लाइबिलिटीज़ को मेजर कर रहे हैं, मीन्स हमारे पास जो भी लाइबिलिटीज़ हैं हम उनको मॉनेटरी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जब हम अपनी लाइबिलिटीज़ को मेजर करते हैं, हम सब ने अपने एक टारगेट्स रखे होते हैं, राइट, हम सब ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करा होता है। जब हम अपनी लाइबिलिटीज़ को मेजर करते हैं, चाहे हम इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम कर रहे हैं या फिर हम फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट के ड्यूरिंग कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम अराइज हो जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने किस तरह से उनको मेजर करना है, किस तरह से उनको वहाँ पर शो करना है, उसके ड्यूरिंग भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अक्कर हो जाती हैं। लेकिन जो हमारा मेन अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव होता है वो कभी चेंज नहीं होता। डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पर फेयर वैल्यू की बताई जाती हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइबिलिटीज़ को मेजर कर सकते हैं और उनको शो कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिससे हमारी जो मेन पर्पस है रिपोर्टिंग का, ये जो स्टेटमेंट के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको फुलफ़िल कर पाएँ। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारे पास, वो है इसमें जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस एक करंट प्राइस होता है एट विच हम एक एसेट या फिर सर्विस को परचेज या फिर उसको सेल करते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। जब भी फर्म कोई एसेट को एक्वायर कर रही है या फिर अपनी लाइबिलिटी को सेटल कर रही है, उस टाइम पर हर फर्म उसका एक मार्केट प्राइस पे करती है। मार्केट प्राइस मतलब एक करंट प्राइस जो मार्केट में इस टाइम उसका चल रहा है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं होता, उस टाइम पर कंपनी के पास कुछ पास्ट डाटा अवेलेबल होता है, ठीक है। उस पास्ट डाटा को हम एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक प्राइस कोट करते हैं, जिसको हम मार्केट प्राइस डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिसको उसको पर्टिकुलर गुड और सर्विस का मार्केट प्राइस बोला जाता है। पास्ट डाटा की हेल्प से हम उसका मार्केट प्राइस डिटरमिन कर लेते हैं अगर किसी का मार्केट प्राइस हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कमस्टांसेस फॉर द फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट। अब फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया, लेकिन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पर हमें फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस स्टेटमेंट ने उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी कि कौन से सर्कमस्टांसेस के ड्यूरिंग हमने फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट को फॉलो करना है, ठीक है। इसने हमें एड्रेस करा कि एस्टिमेटेड अमाउंट्स या फिर टाइमिंग्स हैं जो फ्यूचर कैश फ्लोज की, उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करी जाएगी, या फिर अकाउंटिंग के ड्यूरिंग अगर कोई इशू अराइज हो जाता है, इसने हमें उसके रिगार्डिंग तो बताया, लेकिन फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट हमने कब स्टार्ट करना है उसके रिगार्डिंग इसने यहाँ पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास नेक्स्ट है, अभी यही कंटिन्यू हो रहा है कि अगर कोई भी अमाउंट या फिर टाइमिंग है जो एस्टिमेटेड कैश फ्लोज की वो चेंज हो जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर हम फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट टेक्निक को अडॉप्ट कर लें, ठीक है। उस टाइम पर हम अपने इंटरेस्ट मेथड है जो हमारे पास एलोकेशन का, हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पाता कि हम वहाँ पर फ्रेश स्टार्ट मेजरमेंट को भी अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है पॉइंट अनसर्टेनिटीज़ इन द एस्टिमेटेड कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ जो होती हैं हमारे एस्टिमेटेड कैश फ्लोज में, इसने उन अनसर्टेनिटीज़ को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करा कि वो जो अनसर्टेनिटीज़ है वो किस तरह के रिस्क को से अटैच हैं, उनके साथ कौन सा रिस्क अटैच हो जाता है उन अनसर्टेनिटीज़ के साथ जब हम एस्टिमेटेड कैश फ्लोज की बात करते हैं। इस स्टेटमेंट ने हमें उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी।
ठीक है। दिस स्टेटमेंट describes the effects of uncertainties about the timing and amount of estimated future cash flows on the measurement of assets and liabilities। अब जब हमारे जो एस्टिमेटेड कैश फ्लोज हैं उनकी क्या टाइमिंग्स है, कितनी अमाउंट में हमें वो रिसीव हो रहे हैं, उनके क्या अफेक्ट होंगे, अफेक्ट्स क्या हैं उनके, इस स्टेटमेंट ने हमें उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। यहाँ तक थी हमारी कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 7। आई होप आपको कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 7 अब क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, वो है हमारी कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 8। कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 8 जो है हमारी, उसमें हम स्टडी करेंगे कि ये जो कंसेप्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये सितंबर 2010 में इशू हुई थी। इस स्टेटमेंट की जो पब्लिकेशन थी वो IASB ने अंडरटेक करी। ध्यान रखना है आपने, FASB की ये कंसेप्ट स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट की जो पब्लिकेशन थी वो IASB के द्वारा की गई, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मीन्स ये जो स्टेटमेंट नंबर 8 है, फेज़ A था जो इस स्टेटमेंट का, वो 2010 में कंप्लीट हुआ और 28 सितंबर 2010 को इसको इशू करा गया। ये जो कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 8 है, इसने कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 1 जो है हमारी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय बिजनेस एंटरप्राइज, और कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 2 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इस कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 8 ने कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों को ही यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। ये जो कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 8 है, जो हमारे पास कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ IASB और FASB का है, मीन्स जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन दोनों का कॉमन है, उस फ्रेमवर्क में उन्होंने कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 8 को एक्सप्लेन करा। जब मैं आपको कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 8 स्टडी करवाऊंगी तब मैं उसमें ये जो कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 8 है उसको इंक्लूड करूँगी, ठीक है। जब भी मैं वो करवाऊँगी मैं आपको एक रिकॉल प्रोवाइड कर दूँगी कि ये जो FASB और IASB का जो कॉमन फ्रेमवर्क है, ये FASB की कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 8 से मिलता है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, यही तक थी हमारी कंसेप्ट स्टेटमेंट्स जो FASB ने 8 कंसेप्ट स्टेटमेंट्स इशू करी। आई होप अब आपको अच्छे से ये समझ आ गई होंगी, डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे आपको। अगर अभी तक भी आपका कोई इनमें डाउट है या फिर आपको कोई जो पॉइंट है वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपका वो भी डाउट क्लियर करूँगी। इसके अलावा जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, इसके अलावा अगर आपको इस सब्जेक्ट का कोई और चैप्टर जो आपको मुश्किल लगता हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसकी भी क्वेरीज़ लूँगी। मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिससे आपको वो वाला चैप्टर भी ईजी लगे। और ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।